Hello friends, welcomes you on my YouTube channel. I hope you will like my videos and also subscribe my channel. तो जैसा कि हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में बात कर चुके हैं प्रिंसिपल्स के बारे में और हमने अपने 5 प्रिंसिपल्स भी कवर कर लिए हैं। तो आइए आज हम बढ़ते हैं अपने 6th प्रिंसिपल की तरफ, जिसका नाम है सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। तो सबसे पहले हमें इसका मतलब समझना चाहिए कि इस प्रिंसिपल का मतलब क्या है, तभी हम अपना आगे प्रिंसिपल अच्छे से कवर कर पाएंगे। सबॉर्डिनेशन होता है अधीन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, मतलब जो हमारा व्यक्तिगत हित है वो अधीन होना चाहिए टू जनरल इंटरेस्ट। जनरल इंटरेस्ट का मतलब सामान्य हित होता है, और यहाँ पर इस प्रिंसिपल में हमारा सामान्य हित से क्या मतलब है, हमारी फर्म का हित या हमारी ऑर्गेनाइजेशन का हित, जिससे हमें अपने जनरल इंटरेस्ट को प्राथमिकता देते हुए अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को उसके अधीन रखते हुए अपनी फर्म को क्या करवाना चाहिए, प्रॉफिट करवाना चाहिए। दिस प्रिंसिपल कैन बी नेम्ड प्रायोरिटी टू जनरल इंटरेस्ट ओवर इंडिविजुअल इंटरेस्ट। जैसे ही इस प्रिंसिपल के नाम से पता चल रहा है, हमें प्राथमिकता देनी चाहिए सामान्य हित को ओवर द इंडिविजुअल इंटरेस्ट, यानी कि व्यक्तिगत हित को नीचे रखते हुए हमें जनरल इंटरेस्ट को क्या देनी चाहिए, प्राथमिकता देनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के अनुसार द जनरल इंटरेस्ट और द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारा सामान्य हित होता है या हम कह सकते हैं हमारी संगठन का जो हित है, इस अबव एवरीथिंग, वो हर एक चीज़ से क्या है, ऊपर है। चाहे जब हम अपनी फर्म में काम कर रहे हैं, चाहे हमें पर्सनली लेवल पर कुछ भी सहन करना पड़े, चाहे हमें कोई लॉस सफ़र करना पड़े, चाहे हमें किसी भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़े, वो इज़ नथिंग, वो कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन का हित है, हमारी संगठन का हित है, वो क्या है, इज़ अबव एवरीथिंग, वो हर एक चीज़ से ऊपर है। इफ़ वन इज आस्क्ड, अगर कोई एक व्यक्ति कहे टू प्लेस, कि हमने एक ऑर्डर लगाना है इंडिविजुअल इंटरेस्ट और इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, तो हम किसको प्रायोरिटी देंगे? तो डेफिनेटली तो हम अच्छे से कह सकते हैं द जनरल इंटरेस्ट विल बी प्लेस्ड एट द फर्स्ट प्लेस। जो हमारा सामान्य हित होगा वो क्या होगा, पहले नंबर पर होगा। देखिए अब इसके 2 एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल ये है और एक ये है। पहले हम ये नीचे वाला एग्जाम्पल पढ़ेंगे। अ परचेज मैनेजर ऑफ अ कंपनी, एक कंपनी का परचेज मैनेजर है, हैज़ टू परचेज 100 टन्स ऑफ रॉ मटेरियल। उसने क्या करना है, उसने 100 टन जो है कच्चा माल उसने खरीदना है, 100 टन उसने परचेज करना है रॉ मटेरियल। हिज सन हैपन्स टू बी अ सप्लायर, जो उसका बेटा है वो भी एक क्या है, सप्लायर है, अलोंग विद द अदर सप्लायर्स इन द मार्केट, और जो बाज़ार में दूसरे सप्लायर्स हैं उनके साथ उसका बेटा भी क्या है, सप्लायर है, और वो भी मार्केट में क्या करता है, काम कर रहा है। जो रॉ मटेरियल उसे चाहिए वही रॉ मटेरियल उसके बेटे के पास भी है। द मैनेजर परचेज द रॉ मटेरियल फ्रॉम द फर्म। अब बात यहाँ पे ये है कि जो हमारा मैनेजर है वो खरीदता है रॉ मटेरियल फ्रॉम द फर्म के लिए किससे खरीदता है, ऑफिस सन, अपने बेटे के लिए खरीदता है, एट द हायर रेट देन द मार्केट, जो बाज़ार का रेट है उससे ज़्यादा मूल्य पे वो क्या करता है, वो अपने बेटे से वो कच्चा माल खरीदता है। दिस विल प्रॉफिट ऑफ द मैनेजर, ये जो उसने अपने बेटे से माल खरीदा, इससे मैनेजर को तो प्रॉफिट हुआ पर्सनली, व्यक्तिगत तौर पर, बट द कंपनी विल इंकर हैवी लॉस, लेकिन इससे क्या हुआ, इससे कंपनी को भारी भरकम नुकसान का सामना करना पड़ा। देखिए अगर जब उसने अपने बेटे से माल खरीदा, उसने अपना पर्सनल हित देखा, उसने अपना व्यक्तिगत हित को देखते हुए अपने बेटे से माल खरीदा कि इसके बेटे को प्रॉफिट हो और अच्छा प्रॉफिट हो, लेकिन उसके बेटे ने भी आगे क्या किया, जो बाज़ार का मूल्य था उस बाज़ार के मूल्य से ज़्यादा मूल्य पर उसने अपने पिता, मतलब कि जो उस फर्म के मैनेजर हैं, उनको वो माल दिया, जिससे उसको व्यक्तिगत हित पर भी क्या कहते हैं, प्रॉफिट हुआ, और जो मार्केट से हायर लेवल पर जो उसने प्रॉफिट कमाया वो भी उसको सुपर प्रॉफिट भी उसने गेन किया, और इससे हमारी फर्म को क्या हुआ, हैवी लॉस का सामना करना पड़ा। हाँ, बहुत भरकम भारी नुकसान का सामना करना पड़ा, क्योंकि वो अगर मार्केट में जाकर कहीं और से माल खरीदते तो उन्हें वो कम रेट पर मिलता, और जिससे कि उन्हें ज़्यादा लॉस का सामना ना करना पड़ता। दिस सिचुएशन इज़ अनडिज़ायरेबल, यह सिचुएशन क्या है, अच्छी नहीं है।
तो अभी जैसे मैंने आपको समझाया कि ये जो मैनेजर ने अपने बेटे से माल ख़रीदा और जो उसने मार्केट से भी ज़्यादा मूल्य पर ख़रीदा, वो उनके लिए, फर्म के लिए अच्छा नहीं था। अब इसको हम थ्योरेटिकल वे में इस एग्जाम्पल में पढ़ेंगे कि वो थ्योरेटिकल वे हम कैसे लिख सकते हैं। इफ़ अ मैनेजर टेक सम डिसीजन, अगर एक मैनेजर प्रबंधक कोई डिसीजन लेता है विच हार्म्स हिम पर्सनली, जो उसको व्यक्तिगत तौर पर तो नुकसान पहुंचाती है, बट रिजल्ट्स इज ग्रेट प्रॉफिट टू द कंपनी, लेकिन जो उसका परिणाम होता है वो क्या होता है, कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा मुनाफा लेकर आता है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ समझाया था कि अगर वो अपने बेटे से माल ना लेकर अगर किसी और मार्केट से, किसी और शॉप से माल खरीदता तो उनकी फर्म को ज़्यादा लॉस उठाना ना पड़ता। ही शुड सर्टेनली गिव प्रायोरिटी टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, यहाँ पर उसने क्या किया, यहाँ पे उसने प्राथमिकता दी अपनी कंपनी के हित को, एंड टेक डिसीजन अकॉर्डिंगली, और उसने अपनी कंपनी को ध्यान में रखते हुए, अपनी कंपनी के हित को ध्यान में रखते हुए उसने यहाँ पे क्या लिया, निर्णय लिया। आगे देखिए, ऑन द कॉन्ट्रेरी, और दूसरे हाथ पर इफ़ डिसीजन हेल्प्स द मैनेजर पर्सनली, अगर वो कोई ऐसा डिसीजन लेता, ऐसा निर्देश लेता कि जो उस मैनेजर को पर्सनली, अपने व्यक्तिगत तौर पर उसको लाभ होता, बट रिजल्ट, लेकिन उसका परिणाम क्या होता, इन अ ग्रेट लॉस टू द कंपनी, इससे उसकी कंपनी को क्या हो जाता, ज़्यादा लॉस हो जाता। जैसे हमने इस एग्जांपल में पढ़ा कि उसने मार्केट में किसी और सप्लायर से माल ना खरीद कर अपने बेटे से जो माल खरीदा, उससे उसको तो लॉस उसको तो प्रॉफिट हुआ ही हुआ, लेकिन उसकी फर्म को क्या हो गया, हैवी लॉस हो गया। देन सच डिसीजन शुड नेवर बी टेकन, तो उसे ऐसा डिसीजन बिल्कुल लेना नहीं चाहिए था। मुझे आशा है कि आपको ये समझ आया होगा। तो आइए हम इसके पढ़ते हैं पॉजिटिव इफ़ेक्ट और नेगेटिव इफ़ेक्ट। देखिए, पॉजिटिव इफ़ेक्ट, ऑब्जर्विंग ह्यूमैनिटी, मानवता का क्या किया, उसने पालन किया, क्योंकि उसको जहाँ से अच्छे रेट पर उसकी फर्म के लिए मिला रॉ मटेरियल, उसने वहाँ से परचेज करता है, तो उससे उसकी क्या होती है, मानवता का पालन होता है। एवरीबडी प्रॉफिट्स इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, संगठन में और कंपनी में काम करने वाले सभी व्यक्तियों को भी प्रॉफिट होगा, क्योंकि जब हमारी फर्म को प्रॉफिट होगा तभी हमारे कर्मचारियों को प्रॉफिट होगा। अगर हमारी फर्म को प्रॉफिट ही नहीं होगा तो हम अपने कर्मचारियों को प्रॉफिट कहाँ से देंगे। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर ऑब्टेन्ड, इससे हमारे जो है संगठन के उद्देश्य जो हैं वो पूरे होते हैं। कोऑर्डिनेशन, समन्वय स्थापित होता है बिटवीन द इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, जो हमारे व्यक्तिगत हित होते हैं और जो हमारे संगठित हित होते हैं उनके बीच में क्या होता है, समन्वय स्थापित होता है, जैसा कि हमने उस एग्जाम्पल में बात किया। इसके वोलेटिंग इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट क्या हैं, जो हमारे पॉजिटिव इफेक्ट है उसी के अपोजिट, जहाँ पे हमने लिखा ऑब्जर्विंग ह्यूमैनिटी, मानवता का पालन करना, यहाँ पे आ जाएगा ह्यूमैनिटी वोलेटेड, मानवता का पालन ना करना। इंक्रीज इन जेलसी, जेलसी की भावना एक दूसरे से करना, क्योंकि अगर मान लीजिए हमारी कंपनी में दो मैनेजर हैं, एक सेल मैनेजर है, एक परचेस मैनेजर है। अगर परचेस मैनेजर खरीद लेता है माल अपने बेटे से, जैसे हमने उस एग्जाम्पल में बात की, तो इससे क्या है, सेल्स मैनेजर में क्या होगी, जेलसी की भावना बढ़ेगी, क्योंकि वो देखेगा कि ये अपने बेटे से माल खरीद रहा है, ये फर्म के प्रॉफिट के साथ साथ अपने पर्सनली इंडिविजुअल तौर पर भी प्रॉफिट गेन कर रहा है। इससे जो होती है वो जेलसी की भावना बढ़ती है। हाइंड्रेंस इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, जो हमारे संगठन के उद्देश्य होते हैं वो पूरे करने में बाधाएं आती हैं। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, और समन्वय की कमी रह जाती है हमारे व्यक्तिगत हित में और संगठन के हित में। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट।